नमस्कार, मेरा नाम विजय तिवारी है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक छोटा सा गांव जिसे आज की तारीख में लोग ब्रह्म ऋषि शांडिल्य धाम के नाम से जानते हैं, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में रहे, तो उनकी वजह से हमें पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिला। केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में हमारी पढ़ाई हुई और उसके बाद 1979 से हम दिल्ली में आ गए और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रोग्राम्स के साथ हम जुड़े। उसके साथ साथ पैरेलली हमने बहुत सारी अन्य विषयों में अपनी रुचि दिखाई, क्योंकि ये जो नॉर्मल पढ़ाई का ढांचा है ये हमें शुरू से समझ में नहीं आता। मार्शल आर्ट्स में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। हमारे टीचर थे राशिद अंसारी साहब, उनके साथ काफी हमारा इंटरेक्शन रहा बचपन में। और उसके बाद फिर अलग अलग चीजों के साथ जुड़ना हुआ। 1989 में हमारे इंडिया कैंप में हमको जूडो में मैं नेशनल प्लेयर रहा। उसमें इंडिया कैंप में मुझे इंजरी हुई, तो उसके बाद हमने एक्सपोर्ट गारमेंट्स का काम किया। एक्सपोर्ट अच्छा चला, उस समय अच्छा जूम था, लेकिन 93-94 में एक स्लम्प आया और उसके कारण हमें काफी लॉसेस हुए और फैक्ट्री बंद कर दी। 94 ऑनवर्ड्स हम थोड़ा योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़ गए। तो वहां पे मैं भोपाल चला गया। वहां पे आचार्य हुकुमचंद शंकुशल जी मिले, उनसे अच्छा सानिध्य रहा। वहां पे काफी लगभग 5 वर्षों तक वहां पे रहे। तत्पश्चात फिर दिल्ली आना हुआ। उसी दौरान भोपाल में ही मेरा 2 अच्छे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। 3 उसमें और भी लोगों से हुआ, लेकिन 3 जो मुझे यशोवर्धन आजाद जी से मुलाकात हुई वहीं पे, वो समय डीआईजी भोपाल थे। फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स हुए। मेरी राहुल भैया अजय सिंह जी से मुलाकात हुई और उनका भी मुझे व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अभी तक भी हम लोग संपर्क में हैं। तीसरा हमारे एक वकील साहब थे, वो नहीं है, राणा प्रताप सिंह जी, उनसे हमारा परिचय हुआ और पारिवारिक बहुत अच्छा है। उनके बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल के बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में हमने निर्माण एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशन को शेप दिया। उसके पहले योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, कॉस्मिक योग फाउंडेशन, कॉस्मिक इंडिया फाउंडेशन, ऐसे करके हमने 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। उसमें काफी काम किया। उस समय केंद्रीय विद्यालय में एक रिफॉर्म का पीरियड चल रहा था, तो उसमें हमने काफी योगदान किया। केंद्रीय विद्यालय में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, उसको एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का जो दौर रहा, उसमें हमने काम किया। काफी सारे कोचेस को हमने ग्रूम किया। काफी सारी एकेडमीज आज की डेट में हमारे उस प्रेरणा से आज चल रही हैं अलग अलग जगह पे। और दोपहर के बाद भी जो स्कूल आवर्स के बाद में स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना स्पोर्ट्स का, उसको प्राइवेट लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मुझे एक मौका मिला, मैं क्योंकि 2002-3 में मैं डॉक्टर कमल टावरी जी के टच में आया था। उस समय एडिशनल सेक्रेटरी होते थे अपने होम अफेयर्स में। इंटर स्टेट काउंसिल है एक, उसके वो एडिशनल सेक्रेटरी थे।
उनके साथ काफी इंटरेक्शन रहा। फिर वो उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल चले गए सेक्रेटरी होके, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में भी बहुत हमें काम करने का मौका मिला। फिर उनका लास्ट जो असाइनमेंट था वो डीजी थे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, तो उसके कारण देश भर में जितनी भी प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स थी, लोकल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स, जिसमें दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, मालवा प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, कानपुर प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, पूना प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ऐसे बहुत सारी, बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इनके साथ जुड़ने का मौका मिला, इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। फिर इसको देखते हुए मुझे मालवा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने इंदौर बुलाया। मैं लगभग 1.5 साल इंदौर में रहा और इंदौर के दौरान मेरी निखिल से मुलाकात हुई। निखिल पांडे अच्छा बच्चा है, अभी भी हमसे जुड़े हुए, हमारा आईटी का काम देखता है। मालवा प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा जी हैं, उनसे भी वहां पे अच्छा रहा। वहां पे और भी बहुत सारे लोग इंदौर में मिले, अच्छा एक समय कटा। इंदौर में जब मालवा प्रोडक्टिविटी काउंसिल में मैं रहा तो उस दौरान मुझे टावरी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में इंट्रोड्यूस किया रूरल बिजनेस हब से। रूरल बिजनेस हब जो ग्रामीण व्यवसायिक केंद्र है, उसमें मणिशंकर अय्यर जी अध्यक्ष थे, ये मंत्री थे अपने, और अमित गोयल जी वहां पे एडवाइजर थे। उन्होंने फिर मुझे राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया रूरल बिजनेस हब्स का। उसमें हमने बहुत सारा काम करने की कोशिश की, ग्रामीण व्यवसायिक केंद्र और हर ब्लॉक लेवल तक हमने उसमें क्या क्या हो सकता है पूरे भारत में। कई सारे सांसदों को भी उसमें जोड़ा, कई कॉर्पोरेट्स को जोड़ा। अभी भी कुछ लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। रूरल बिजनेस हब्स के बाद मुझे गुजरात जाने का मौका मिला। गुजरात में उस समय नेशनल फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम चल रहा था। एनआरईजीए में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसके 5 साल के पर्सपेक्टिव प्लान बन रहा था। तो उसमें मैं गुजरात में काफी जुड़ा। उसमें मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहां पे। तो 6 जिले प्रथम में गुजरात में लिए गए। उसमें 100 जिलों में से जो बैकवर्ड जिले, आज की डेट में भी अभी उनका नाम बदल दिया है नीति आयोग ने, अब उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला जा रहा है। कहानी वही की वही है, जिले पिछड़े ही हैं, वर्ष बीतते चले गए, पैसा जाता चला गया। हम धीरे धीरे अपने उसमें इवॉल्व होते चले गए और गांव से हमारा एक बहुत गहरा जुड़ाव। पहले इंदौर में हमने मालवा प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ में एक ग्रास रूट वर्किंग किया। उसके पहले गुजरात में हमने बनासकांठा तो पूरे एक एक गांव को घूमा और वहीं से 2 जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी जाने का मौका मिला, पुणे मिला, तो जहां जहां भी उसमें हम काम करते चले गए। बनासकांठा का जो 1256 गांव रहे, वहां आज भी हमारा हर गांव में एक बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग से हट करके इसको प्लानिंग किया है। जो सरकारी ढांचा प्लानिंग का होता है, जो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है, उसको ना हट करके हमने सोचा कि इसमें गांव वालों को जोड़ा जाए। और इंदौर में भी इसी को हमने किया था। वहां पे 56 निर्मल गांव बन रहे थे, तो हमने 56 गांव को जोड़ा। उसमें बसंत प्रताप सिंह जी वहां के कमिश्नर थे और उनके साथ मिलकर के हमने काम शुरू किया। काफी सारी मीटिंग्स करी हमने गांव वालों के साथ, सब चीजों में। बाद में बसंत प्रताप सिंह जी चीफ सेक्रेटरी भी हुए मध्य प्रदेश के, लेकिन उस समय हम लोगों का इतना कनेक्टिविटी नहीं रही। फिर विदेशों में काफी घूमना हुआ इस दौरान। दी वर्ल्ड कम्युनिटी फॉर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स के साथ जुड़े हुए काफी लोगों से मुलाकात हुई।
जिसमें महामंडलेश्वर गायत्री देवी इटालियन इटली हैं, अमादियो बियांकी, स्वामी सूर्यानंदा, ब्राजील से, उरुग्वे से, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, तो इन सब जगहों पे एक अच्छा खासा जो हमने देखा कि भारतीय संस्कृति को, योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को विश्व में कितना जो है उसको सराहा जा रहा है, कितना प्रैक्टिस किया जा रहा है, कितना डेडिकेटेडली लोग काम करते हैं। हमने वर्ष 2000 में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया यहाँ पे दिल्ली में। इसमें बहुत बड़ा वो हुआ, कई सारे लोग इन्वॉल्व भी हुए, लेकिन तब तक योग का वो उतना वैसा क्रेज नहीं था जो आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे में जो हम लोग एक प्रयास कर रहे थे पुर्तगाल में, वहां स्वामी अमृता सूर्यानंद जी हैं, उसको हर वर्ष 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे करते हैं। तो लेकिन अब आकर के इंटरनेशनल योगा डे हो गया, अब बहुत ज्यादा उसमें काम हो रहा है हर वर्ष बड़ा, लेकिन अब भी योग का वो आयाम टच नहीं हो रहा। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की इतने लोगों ने योगा प्रोटोकॉल कर लिया है। योग, अष्टांग योग की अभी बात ही नहीं हो रही है। आसन, थोड़ा बहुत प्राणायाम, और अब धीरे धीरे आकर के हम ये देख रहे हैं कि आज कोविड-19 में फंस गए हम सब, क्योंकि यम नियम का तो हुआ ही नहीं पालन। पूरा संसार जो है अलग अलग चीजों में फंस गया, गांव अलग छूट गया। तो अब हम इसी सीरीज में कैसे वापस इन सब प्रॉब्लम से इसको डील करें, कैसे इसको सॉल्व करें, इसी पे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसी पे चिंतन चल रहा है। बीच में 2017 में हमें एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ एक काम करने का बड़ा मौका मिला, जिसमें एआईसीटी आईसीएसएमई सैगी इनिशिएटिव बनाया गया, मुझे राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया, और लगभग 10,500 इंस्टीट्यूशंस हैं पैन इंडिया में। जितना भी फैकल्टी मेंबर्स हैं एआईसीटी के साथ जुड़े हुए, उनके रीजनल ऑफिसर्स हैं, सब ने काम करके पूरा उसको एक शेप देने की कोशिश की। और वर्ष 2018 में हमें एक ऑफर मिला कि बंगाल में जुड़ के कहीं एक राष्ट्रीय लेवल का काम किया। बंगाल में हम लोग विष्णुपुर गांव पहुंच गए, वहां पे टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हुए एक हमने स्पेशल डिपार्टमेंट सेटअप किया, और डिपार्टमेंट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट को सेट किया विष्णुपुर गांव में, रिमोट जगह पे। वो सब अलग अलग चैप्टर्स में इसकी अलग अलग हम आपको कहानियां बताएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन फिर वहां पे हमें काफी सारे गांवों के साथ में जुड़े हम लोग, हमारी टीम भी हमारे साथ में रही। वो लोग भी इसमें आगे के वीडियोस में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि एक सीरीज होने जा रही है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक रोड मैप होगा कि कैसे हम गांव के साथ जुड़े, और ये जो भविष्य की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कोविड-19 के शेप में आई हैं, पहले भी आती रही होंगी, हमें इतना ध्यान नहीं, इतना बड़ा, क्योंकि पहली बार हम लोगों के जीवन में पहली बार इतना आया है। वॉर थे 71-6, तो हमको थोड़ा बहुत ध्यान है। उस समय हम लोग कानपुर में थे तो ब्लैकआउट वगैरह होता था। लेकिन अब जो समस्या है कोविड-19 की, ये इसका समाधान कैसे हो, और इसमें पूरे विश्व स्तर पे हम देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। काफी सारा, उससे कई लोग अभी वेबिनार्स की भी बात कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज की बात कर रहे हैं। हमने इसमें आज भी हमारा एक टॉक है अभी, जिसमें
3 बड़े यूनिवर्सिटीज के लोग जुड़ेंगे। प्रोफेसर जीन क्लिरोले हैं जो नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल प्राइज उनको मिला 2014 में। ताउलोज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रांस से हैं, उनसे आज बात होगी। और फिर उसके बाद प्रोफेसर डैरन एस्मॉग है, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से हैं, इनसे भी आज बात होगी। प्रोफेसर टिम बर्सले हैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, यूनाइटेड किंगडम लंदन से हैं, इनसे भी बात होगी। और बात सिर्फ ये होगी कि भविष्य में अब इकोनॉमिक्स क्या होगा, वर्ल्ड कैसे अब अपनी चैलेंजेस को, economic approaches for analyzing the short, medium term and long run impact of the COVID-19 crisis confirmation। मुझसे उन्होंने कहा कि साहब कुछ आपके सुझाव हो तो दीजिए। मैंने उनसे कहा कि साहब बताइए, सबसे पहला तो ये है कि कोविड-19 हुआ क्यों। फिर अब अलग अलग थियरीज इसमें निकल के आ रही हैं। तो क्या ये चाइनीज ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस है? एक और थियरी निकल के आई कि इसके पीछे यूएस के बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बिल गेट्स का नाम आ रहा है और भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि इन लोगों ने एक स्पेशल इसको वायरस को क्रिएट किया और इसको कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इसमें एजेंसीज को काम करना चाहिए, बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। अब इसमें जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए दुनिया का, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। WHO इसमें प्रश्न के दायरे में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही इस पे एक अपना कमेंट दिया है अभी रिसेंटली कि रोल ऑफ WHO इज इन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो नुकसान हो गया है लोगों को, संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, देशों को, उनका कंपेंसेशन कैसे होगा, लाइफ वापस नॉर्मल कैसे आएगी, क्योंकि अब जीवन कोविड-19 के बाद में वो नहीं रहेगा जो दुनिया पहले थी। इस बदलाव के लिए हम लोग कैसे अपने आप को तैयार करेंगे और भविष्य में ये भी देखना है कि ये रिपीट ना हो। ये बड़ा आवश्यक है कि ये रिपीट ना हो। ये जो हमें चिंतन करके लगा, पहले भी इसमें ध्यान आता रहा कि जो एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ दुनिया जाती जा रही है, सिर्फ भौतिकवाद, ना हम प्रकृति से जुड़े हैं, ना हम लोगों से जुड़े हैं, ना हम विश्व से जुड़े हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पे भी हमको सोचना है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है भविष्य में, ये सोचना है, उसको आगे के उसमें हम करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा मेन जो हमें समझ के आया कि पहला तो जैसे मैंने आज स्पेशली इसको निकाला है, ये हमारे गांव में पहले होता था, गमछा इसको हो गया, ये मास्क हो गया। पहले लोग लिए रहते थे, इसमें से नहा लेते थे, धो लेते थे। अब मालूम चला इसकी भी कीमत 30-40 रुपया है। अब 40 रुपए क्या 100-150 रुपए का मास्क मिल रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, ये वाला मास्क, अब बताइए दोनों की कीमत लगभग बराबर है, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं। एक बार पहन करके फेंक दीजिए, खत्म हो गया, और ये धो लीजिए, चलता रहेगा। तो अब क्यों नहीं हमें ट्रेडिशंस की तरफ वापस जाना है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इस पे हमको ध्यान देना है, गांवों को ध्यान देना है। हम लोग जो अब हमारा फोकस है, जो हम अभी आगे की सीरीज में बात करेंगे, सिर्फ गांव के साथ कैसे जुड़े, गांव के लोगों को कैसे मोटिवेट करें, गांव के साथ जो बाहर शहरों में बच्चे रह रहे हैं या लोग हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, उनको कैसे साथ में जोड़े एज ए पार्टनरशिप, नॉट इन अ एक्सप्लॉयटेटिव मैनर, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए नहीं।
लेकिन गांव के साथ एक भागीदारी करते हुए। तो हम तो अब आपसे ये कहेंगे कि चलो गांव की ओर। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।